नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप की सामान्य अध्ययन विशेषांक की श्रृंखला में। आज हम लोग पॉलिटी के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने संवैधानिक विकास को देखा था। आज के पार्ट में हम लोग उद्देशिका और उसकी विशेषता का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। किस वाद में यह कहा गया कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है? तो वेरुवाड़ी के 1960 के मामले में कहा गया। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है? तो उद्देशिका को कहा जाता है। किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, वर्तमान प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में व्याख्या की गई है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, यह धर्मनिरपेक्ष की मूल भावना है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता तथा गणराज्य में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द सम्मिलित नहीं था। इसे कब सम्मिलित किया गया? तो अगले पॉइंट में लिखा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन तीनों को उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, प्रियम्बल में इसको शामिल किया गया। अधोलिखित सभी भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। क्या है कि पहला लोकतांत्रिक गणतंत्र है। यह लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है और भारत एक संप्रभु संपन्न राज्य है। यह किसके मूलभूत लक्षण हैं? भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण पाए जाते हैं। अब अगला टॉपिक है, भारतीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो भारतीय संसदीय शासन प्रणाली किस देश में विकसित हुई? तो ब्रिटेन में विकसित हुई। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका है। लिखित संविधान, एकल नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका और केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन में से कौन भारतीय संविधान का एक संघीय लक्षण नहीं है? तो एकल नागरिकता संघीय लक्षण नहीं है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 के 3 में इस बात का उल्लेख है। भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनकी अच्छी बातों को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी जो निसंकोच ग्रहण किया। वैसे भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। भारतीय संविधान में अन्य देशों से ग्रहण किए गए कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने ब्रिटिश के संविधान से क्या क्या लिया है। तो संसदीय शासन व्यवस्था, जहां पर संसदीय शासन, संसद से संबंधित कोई भी व्यवस्था की बात होगी तो जो उसको हम लोग ब्रिटेन से कोरिलेट करेंगे। जैसे द्विसदनी व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व 75 के 3 में है और ये भी ब्रिटेन से लिया गया। राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता होगी और वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद में निहित होगी। ये भी व्यवस्था कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधि का शासन, ये दोनों चीजें कहाँ से ली गई हैं? हमारी ये दोनों चीजें ब्रिटिश से ली गई हैं। यदि पूछा जाएगा कि विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधि का शासन, ये दोनों व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से ली गई है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो आप जापान सही उत्तर मारेंगे। अगला है एकल नागरिकता, ब्रिटेन से ली गई। विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां, ये भी कहाँ से? ब्रिटेन से ली गई। विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, ये भी ब्रिटेन से। संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया ब्रिटेन से। वर्तमान मत के अनुसार चुनाव जीत का निर्णय जो है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। अगला है आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। यह भी व्यवस्था आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति आयरलैंड से लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? मूल अधिकार यानी जो फंडामेंटल राइट हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये विचार अमेरिका से लिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है, तो आप क्या बताएंगे? ये
ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर आपसे पूछे कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना की जो न्यायिक आदर्श है, वो कहाँ से लिया गया है, तो वो आप सोवियत संघ या रूस बताएँगे। तो हमने उद्देशिका अर्थात जो हमारी प्रस्तावना है, जिसको हम प्रिएम्बल कहते हैं, उससे संबंधित हमने तीनों बातें आप लोगों को क्लियर कर दी। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो भी कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये अमेरिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिका, लोकहित याचिका अमेरिका से, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से, वित्तीय आपात। ठीक है, अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे कि आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वीमर सिद्धांत से लिया गया है, लेकिन अगर वित्तीय आपात की बात करेगा तो वो अमेरिका से लिया गया है। संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान जो है ये भी कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा पूर्व में हमने चर्चा कर दी है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, केंद्र और राज्य का संबंध ऑस्ट्रेलिया से, शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से। यानी जब भी कभी केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध या उनके शक्तियों का विभाजन की बात करेगा तो आप ऑस्ट्रेलिया से ले लेंगे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा के संविधान से संघीय शासन व्यवस्था, यानी संसदीय शासन व्यवस्था पूछेगा तो ब्रिटेन से, और लेकिन संघीय शासन प्रणाली पूछेगा तो कनाडा से। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, ये भी कनाडा से। ये अनुच्छेद 200 में इसका वर्णन किया गया है। सशक्त केंद्र कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कनाडा से। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, ये भी कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी कनाडा से लिया गया है। जापान के संविधान से अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये कहाँ से लिया गया, जापान से। मैंने आपको वर्णन पहले बता दिया है कि जब भी पूछेगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो जापान से, विधि का शासन ब्रिटेन से। ठीक है, और विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से, लेकिन पूछेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो जापान से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान की संशोधन पद्धति को लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। लेकिन अभी आप यहाँ रिकॉल कर लीजिए, साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में जो 12 लोगों का मनोनयन होता है वो कहाँ से लिया गया है, वो आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, और अगला है सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक है, और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, ये हमने पूर्व में चर्चा कर दी है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली और स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। जर्मन के वीवर संविधान से क्या लिया गया है, आपात उपबंध। और अभी आपने पढ़ा था कि अगर वित्तीय आपात की बात करेगा तो वो हमने अमेरिका से लिया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 अनुच्छेद या तो उसी रूप में लिए गए हैं या तो कुछ परिवर्तन के साथ उन्हें शामिल किया गया है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में अधोलिखित सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं। यानी जहां भारत में संसदीय शासन प्रणाली है तो उसके क्या लक्षण दिखाई देंगे, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे। वहीं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में आप देखेंगे तो कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं कर सकता है। तीसरा है राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ये व्यवस्थाएं आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, इसका उदाहरण क्या है, तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अमेरिका की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है और कारण बताया गया है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि कुछ लक्षण हमारे यहाँ संघीय प्रणाली का प्रावधान है और संघीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है, कनाडा से ली है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है कि हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ों में केंद्र को शक्तिशाली रखा है, लेकिन ये उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। ठीक है, और ये केसी व्हीलर महोदय ने इस बात को कहा था, आगे हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, बात सही है। कारण बता रहा है क्योंकि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, यानी ये व्याख्या भी कर रहा है। किसका कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, तो ये भी केसी व्हीलर साहब ने कहा है। किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान एक परिसंघीय संविधान है, तो केंद्र तथा राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण है ये भारत के संविधान को परिसंघीय से संविधान बनाता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है कि भारत में वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को
सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान किस देश से प्रभावित हुआ? तो आयरलैंड से प्रभावित हुआ। किसने कहा कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? तो केसी वीयर साहब ने इस बात को कहा था। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही बात है कि प्रत्यक्ष इलेक्शन। परोक्षतः शब्द का अर्थ क्या होता है कि प्रत्यक्ष जनता इलेक्ट नहीं करती है, वो जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदों के द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति, इसलिए कहा गया है कि परोक्षतः निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, ये भी बात सही है। गणतंत्रवाद की बात जब आप कहते हैं, गणतंत्र, गण का मतलब होता है लोग और तंत्र का मतलब उनका ऐसा एक व्यवस्था, तो गणतंत्र व्यवस्था बनाई गई है। लोकसभा जो प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा जो अप्रत्यक्ष तौर पर लोगों का नियंत्रण करती है, इसका मतलब दोनों व्याख्या भी हो रही है। भारत के संविधान का संघीय लक्षण क्या क्या है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये संघीय लक्षण है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब क्या है? संघीय लक्षण है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में अधोलिखित कथन सत्य है क्या? पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। कई बार इस प्रश्न का स्टेटमेंट टाइप में बना के पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा कि आपने पहले पार्ट में ये हम पढ़ लिया है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ठीक है? वही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान उद्देशिका यानी प्रस्तावना यानी हमारे प्रियम्बल में आया है, ठीक है? तो कभी इसको पूछे कि पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव ही वर्तमान की उद्देशिका में शामिल है, तो आप बोलेंगे यस। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं, इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब ये है कि आपकी उद्देशिका में यानी आपकी प्रस्तावना में कोई ऐसी बात दी है, तो उसके लिए आप अ कोर्ट में या न्यायालय में जाके आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के साथ यदि कोई खिलवाड़ कर रहा है, तो आप न्यायालय में जाके गुहार लगा सकते हैं। लेकिन इसमें दी गई बातों के आधार पे आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। करा इसका संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन के तहत अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि संशोधन किया गया था। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, ठीक है? यानी कि संविधान में यदि कोई विशिष्ट प्रावधान है, तो इसमें दी गई बातों के आधार पे हम उसको रद्द नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है। कहाँ की गई है? तो उनकी व्याख्या मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में उसकी व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा माना था, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। भारत के संविधान के आमुख, आमुख का मतलब प्रियम्बल, प्रस्तावना, उद्देशिका, जो भी आप बोलें, का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। तो क्या सुनिश्चित करता है सभी नागरिकों के लिए? सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अवसर की समानता प्रदान करता है और व्यक्ति की प्रतिष्ठा की बात करता है। अगला है भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर क्या है? तो ये न्यायिक समीक्षा के आधार पर दोनों का अंतर किया जाता है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। याद रखिए, उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? यूएसए से। उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और उद्देशिका के न्यायिक आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ से। अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कह रहा है कि विधि का शासन, तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो वो जापान से ली गई है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को जो सुरक्षित करना है, वो कनाडा से लिया गया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कहाँ से ली गई है? यानी जिसको हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं, तो वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो जब राजनीतिक व्यवस्था की बात होगी, एक सिस्टम की बात होगी, तो उसमें संविधान सर्वोच्च है। कह रहा है कि और अगर पूछे कि राजनीतिक स्रोत कहाँ से है, राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कहाँ से है, तो जनता में निहित है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की परिकल्पना यूएसए से की गई है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ये संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से। आपात उपबंध जर्मनी के वीवर सिद्धांत से। लेकिन वित्तीय आपात की बात करेगा तो
कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? जनता, जो हम भारत के लोग से प्रारंभ है हमारी प्रस्तावना में। न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था किन दो देशों में पाई जाती है? तो भारत और यूएसए के बीच, यूएसए दोनों जगह पे न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था है। भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने कहा है। भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो जी ऑस्टिन ने कहा है। लिखित संविधान का आरंभ किस देश में हुआ? अमेरिका में। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस से लिया गया है। ये अगला टॉपिक हम लोग का शुरू हो रहा है, संघ और राज्य क्षेत्र। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का हुआ 1 अक्टूबर 1953 को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भारत राज्यों के यूनियन की बात की गई है, ठीक है, यानी भारत राज्यों का संघ है, ये पहले अनुच्छेद में कहा गया है। किस अनुच्छेद में भारत के राज्यों और उन राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 1 में। किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संघ विदेशी राज्य क्षेत्र अर्जित कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 1 के 3 के ग में दिया है कि भारत किसी विदेशी राज्य क्षेत्र को अर्जित कर सकता है। भारतीय संविधान लागू होने के समय संघ से संबद्ध राज्यों में कितनी श्रेणियां थीं? तो 4 श्रेणियां थीं, अ, ब, स, द। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में सही क्रम कौन सा है? तो सार्वभौमिकता सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इसको इसी क्रम में याद करिएगा, क्योंकि जो हमारे प्रस्तावना में जब ये शब्द आते हैं तो सबसे पहले सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष और फिर लोकतंत्रात्मक तंत्र शब्द आते हैं। तो क्रम कई बार पूछा है, और विशेषकर पीसीएस या आरओ एआरओ के पेपर में जो यूपीपीएससी कराती है, वहाँ ये प्रश्न की प्रासंगिकता ज़्यादा है। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों की निर्धारण की गई श्रेणियां कितनी थीं? तो 2 श्रेणियां थीं, एक था राज्य और दूसरा था राज्य संघ राज्य क्षेत्र, जिसको यूनियन टेरिटरी कहा जाता है इंग्लिश में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूटी कहा जाता है। यद्यपि यह संविधान संरचना की दृष्टि से परिसंघी हो सकता है, परंतु कुछ निश्चित उद्देश्यों से प्रारूप समिति ने इसे संघ कहा है। यह विचार किसने व्यक्त किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस विचार को व्यक्त किया था। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो भारत की देन है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी प्रशासक के द्वारा किया जाता है। अगला है, लोकहित मुकदमों की संकल्पना का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो अमेरिका से। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? तो पहली अनुसूची में। याद है कल के भी पार्ट में हमने आपको एक इंट्रो दिया था कि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जिसमें से पहली अनुसूची में राज्यों के बारे में बात की गई है। तो जब हम किसी नए राज्य का सृजन करेंगे तो उसके बारे में भी उल्लेख करना होगा पहली अनुसूची में, इसलिए हमको पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया? तो संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, उद्देशिका में किया गया है। करार संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो संसद को प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 के तहत। यानी अगर किसी नए राज्यों का प्रवेश कराना होगा या उसकी स्थापना करनी होगी तो हम अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेंगे, संसद करेगी। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। सिक्किम भारत का एक सह राज्य किस संविधान संशोधन के तहत बना? तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम जो है वो एक सह राज्य यानी एसोसिएट स्टेट के तौर पर बना। यहाँ ये भी जान लीजिए, अगर यह प्रश्न बना है तो यह भी बन सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था? तो 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में पुनर्गठन आयोग था। इसके अन्य सदस्य कौन थे? के.एम. पनिक्कर तथा एच.एन. कुंजरू। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कितने राज्य और संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया था? तो 14 राज्य थे और 6 संघ शासित प्रदेश थे। भारतीय संविधान के तहत संघ के अंतर्गत कितने प्रकार के क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं? तो 3 प्रकार के क्षेत्र हैं, राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र तथा ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं। 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा 25वें राज्य के तहत दर्जा दिया गया किसको? गोवा को। यानी 56वां संविधान संशोधन के तहत कौन आया? गोवा। 1987 में 25वां राज्य। देखिए अब अगला प्रश्न है, हमने जिक्र पहले ही कर दिया है कि 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत 22वें राज्य का दर्जा सिक्किम को मिला। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। पांडिचेरी को संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में शामिल किया गया? 14वें संविधान संशोधन के द्वारा
1962 में पौंडीचेरी को भारत में शामिल किया गया। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करने वाला कौन सा भाग है? तो वो भारत का संविधान है। भारत के संविधान की प्रस्तावना है। जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट होती है, वहाँ संविधान निर्माताओं के आशय को जानने के लिए किसका अध्ययन किया जाता है? प्रस्तावना का। किस अनुच्छेद के तहत भारत द्वारा अर्जित कोई राज्य क्षेत्र किसी वर्तमान राज्य में सन्निविष्ट किया जा सकता है? तो वो अनुच्छेद 3 क या 3 ख के तहत किसी राज्य में सन्निविष्ट किया जा सकता है। किसी नए राज्य को गठित करने या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने वाले विधेयक को पारित करने हेतु संसद में किस प्रकार के बहुमत अपेक्षित है? तो साधारण बहुमत के द्वारा इसे पास किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन की शक्ति प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 3 के तहत संसद को ये शक्ति प्राप्त है। कह रहा है कि अनुच्छेद 3 के अधीन राज्यों के संबंध में संसद को कितनी तथा कौन-कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो अनुच्छेद 3 के तहत संसद को 4 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। कौन-कौन सी? राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। अगला प्रश्न है, किसी नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन संबंधी कोई विधेयक संसद की किसी सदन में प्रस्तुत किए जाने के लिए किसकी सिफारिश आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। ऐसा विधेयक जिसमें किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन प्रस्तावित है, राष्ट्रपति द्वारा किसको विचारार्थ भेजा जाएगा? तो संबंधित राज्य विधानमंडल को विचारार्थ भेजा जाएगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, जो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में प्रवर्तन हुए, जो कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। किस संविधान संशोधन द्वारा बेरूबाड़ी राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को मिला था? तो वो 9वें संविधान संशोधन के तहत बेरूबाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया था। अब आइए हम ये देखते हैं कि कब किन राज्यों का गठन हुआ है। तो आंध्र प्रदेश, अभी हम लोगों ने चर्चा की है कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे इसका गठन सबसे पहले हुआ था, तो इसका गठन 1953 में हुआ था। गुजरात का गठन 1960 में हुआ, नागालैंड का गठन 1963 में हुआ, हरियाणा का गठन 1966 में हुआ, हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 में, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा इन तीनों का 1972 में, सिक्किम का 1975 में 36वें संविधान संशोधन के तहत, सिक्किम का 1975 में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का 1987 में, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को और उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को और झारखंड का 15 नवंबर 2000 को इसका स्थापना हुई। तेलंगाना 2 जून 2014 को गठन किया गया। नए केंद्र शासित प्रदेश जो बने हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को, लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को, दमन एवं दीव और नागर हवेली 26 जनवरी 2020 को इसकी स्थापना की गई थी। आगे के चार्ट में हम भारतीय संविधान के भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। ये परीक्षाओं में ये जो चार्ट में दिए गए टॉपिक हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये जो पूरी श्रृंखला हमारी द्वारा चलाई जा रही है पॉलिटी की, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहता हूँ कि इस पूरी श्रृंखला का अगर अच्छे से अध्ययन करके जाएंगे तो पॉलिटी का कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। आइए भारतीय संविधान के भाग के बारे में अध्ययन करते हैं। पहले भाग में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक शामिल हैं। दूसरा भाग है नागरिकता, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल हैं। तीसरा भाग है मौलिक अधिकार, इसमें 12 से 35 तक अनुच्छेद शामिल हैं। चौथा भाग है नीति निर्देशक तत्व, जिसमें 36 से 51 तक अनुच्छेद हैं। और अगला भाग है 4 क, जिसे मूल कर्तव्य कहा जाता है, जिसे हम लोगों ने सोवियत संघ रूस से लिया था। इसमें अनुच्छेद 51 क के तहत वर्णन मिलता है। कह रहा है कि अगला भाग है 5, जिसमें संघ के बारे में वर्णन है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक का वर्णन है। फिर अगला भाग है 6, जिसमें राज्य के बारे में है, जो 152 से लेकर 237 तक का वर्णन है। अगला है भाग 7, जो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य इसमें शामिल थे, जो अनुच्छेद 338 इसमें था, जो उसको निरसित कर दिया गया, यानी अब उसको हटा दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र 239 से 42 के अंतर्गत है और ये भाग 8 में आते हैं। संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है, ये भाग 8 में आते हैं और इसमें 239 अनुच्छेद से लेकर 242 तक है। अगला भाग है 9, जिसमें पंचायत आती है, इसमें अनुच्छेद 243 से लेके 243 और 243 क से लेके ड़ तक के बारे में दिया गया है। अगला भाग है 9 क, जिसमें नगर पालिकाएं हैं, जिसमें 243 त से लेके 243 य छ तक है। अगला भाग है 9 ख, जिसमें सहकारी समितियों के बारे में उल्लेख है, जो अनुच्छेद 243 य ज से लेके 243 य न तक दिया गया है। अगला भाग है 10, जिसमें अनुसूचित
और जनजाति क्षेत्र के बारे में दिया गया है। ये अनुच्छेद 244 और 244 का अनुच्छेद इससे संबंधित है। अगला भाग है 11, जिसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध है, जो 245 अनुच्छेद से लेकर 263 तक का इसमें संबंध है। अगला भाग है 12, जो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। इसमें दो अनुच्छेद 264 से लेकर 300 क तक का वर्णन है। अगला भाग है भाग 13, जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक इसके बारे में वर्णित है। अगला भाग है भाग 14, जो राज्य और जो संघ और राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में वर्णन करता है। ये अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक है। अगला भाग है 14 क, जो अधिकरण से संबंधित है। ये अनुच्छेद 323 क और 323 ख इसके बारे में वर्णन करते हैं। भाग 15 में निर्वाचन है, जिसके अंतर्गत 324 से लेकर 329 अनुच्छेद हैं। अगला भाग है 16, जिसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, जो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक के अंतर्गत है। अगला भाग है 17, जिसमें राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत 343 अनुच्छेद से लेकर अनुच्छेद 351 तक का वर्णन है। अगला भाग है 18, जो आपातकाल उपबंध के बारे में है, जो अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक इसमें वर्णन है। अगला भाग है 19, जो प्रकीर्ण से संबंधित है, जो 361 से लेकर 367 अनुच्छेद से संबंधित है। अगला भाग है 20, जो भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 368 के बारे में दिया है। अगला भाग है 21, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जो 369 से लेकर 392 तक वर्णन है इसमें। अगला भाग है 22, जिसके अंतर्गत संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में दिया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक दिया गया है। इसका मतलब 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियों से हमारा संविधान मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, किस करार के तहत किसी भारतीय भूभाग को विदेशी सरकार को अध्यार्पित किए जाने के लिए भारत संविधान में संशोधन किया जाना आवश्यक है? कारण, अनुच्छेद 3 राज्यों के क्षेत्र के अंतर्गत पुनर्योजन की व्यवस्था करता है। बिल्कुल बात सही है। यानी अगर हम किसी भी राज्य को कोई क्षेत्र देंगे दूसरे देश को, तो हमको अपने यहाँ संशोधन करना पड़ेगा। जूनागढ़ रियासत भारत में कैसे शामिल किया गया? तो जनमत संग्रहण के, ज से जूनागढ़ और ज से जनमत संग्रह के द्वारा किया गया। हैदराबाद को भारत में शामिल पुलिस कार्रवाई द्वारा किया गया। भारत संघ नहीं है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि भारत में कई सारे संघीय लक्षण भी पाए जाते हैं। तो यह कहना कि भारत संघ नहीं है, यह कथन गलत है। किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। ये बात सही है। ये बात सही है कि राष्ट्रपति उनके ध्यान में लाते हैं, उनको बताते हैं, उनसे अवगत कराते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो सहमति नहीं देंगे तो भारत की संसद उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है उनका सहमति। कह रहा है कि किसी अधिनियम के तहत केंद्र तथा राज्यों के मध्य और विभिन्न राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग के लिए क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई हैं। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के तहत क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। वर्तमान में देश में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, उत्तर, मध्य, पूरब, पश्चिम और दक्षिण। यानी कि 5 क्षेत्रीय परिषदें कौन सी हैं? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और मध्य। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में किन्हें सम्मिलित किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक केंद्रीय मंत्री और संबंधित क्षेत्र के मुख्यमंत्री और राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए गए 2 अन्य मंत्री। यानी जो क्षेत्रीय परिषदें 5 हैं, इसमें कौन सम्मिलित होता है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर सेंट्रल का, संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल द्वारा मनोनीत 2 अन्य मंत्री। अगला प्रश्न है, दादर एवं दमन दीव और दादर नगर हवेली को संयुक्त रूप से कब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया? दोनों को मिला कब दिया गया? अगला टॉपिक है नागरिकता, सिटीजनशिप। भारतीय संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गई है? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में एकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन से। भारतीय प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश किस कमेटी के द्वारा की गई? लक्ष्मीमल सिंघवी की कमेटी के द्वारा की गई थी। किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया था? तो लक्ष्मीमल सिंघवी की समिति के द्वारा। यानी कभी भी आपसे पूछे कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है, तो नागरिकता से। और किसको नागरिकता? प्रवासी भारतीयों के लिए। दोहरी नागरिकता किस आधार पर प्रदान की जाएगी? तो प्रवासी भारतीयों के आवेदन पर। दोहरी नागरिकता वाले प्रवासियों को कौन से अधिकार प्राप्त नहीं होंगे? तो ये आपको मालूम है कि भारत में एकल नागरिकता है। यदि अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली तो यहाँ की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ देखिए कि
क्या दोहरी नागरिकता प्रवासी जो प्राप्त करते हैं उनको कौन-कौन से अधिकार नहीं हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत होने वाले निर्वाचनों में भाग लेने का अधिकार नहीं है अथवा मतदान करने का अधिकार नहीं है, रोजगार का अधिकार नहीं है। लगातार कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है? तो लगातार 7 वर्ष तक। भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंधी उपबंधों की विवेचना किस भाग में की गई है? भाग 2 में। नागरिकता संबंधी कुछ विशेष संरक्षण किसे प्रदान किए गए हैं? जनजातीय क्षेत्रों को। अधिवास द्वारा नागरिकता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 5 में किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी व्यक्ति के नागरिक बनने के लिए अधिवास के साथ ही क्या आवश्यक है कि न्यूनतम 5 वर्ष तक देश में निवास करे? प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहा जाता है? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओसीआई। अवयस्क का अधिवास पिता का अधिवास होता है तथा पत्नी अपने पति के अधिवास का अनुसरण करती है। यह किस वाद में कहा गया? तो करीमुन्निया बनाम मध्य प्रदेश राज्य के विवाद में कहा, इसमें निर्णय दिया गया। विधवा अपने पूर्व पति का अधिवास तब तक रखती है जब तक वह स्वयं इसे परिवर्तित न कर दे। यह किस वाद में इसे अभिनिर्धारित किया गया था? तो इसे किस वाद ये पूछ रहा है कि इसे किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया था? तो इसे प्रकाश बनाम साहनीवाद में अभिनिर्धारित किया गया था कि कोई विधवा अपने पति की नागरिकता तब तक रखी रहेगी जब तक कि वह स्वयं अपनी इच्छा से इसे त्याग न कर दे। ये प्रकाश बनाम साहनीवाद में कहा गया। कह रहा है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए भारतीयों की नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 6 में दिया गया है। पाकिस्तान से भारत आने वाले तथा भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए अनुज्ञा पद्धति लागू करने की तिथि कौन सी है? तो 19 जुलाई 1948। भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के संदर्भ में किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 7 में। अब इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। पाकिस्तान से अगर प्रव्रजन करके व्यक्तियों की नागरिकता से यानी पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए, यानी जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए उनके लिए नागरिकता संबंधित अनुच्छेद 6 में है और उनके लिए जो बॉर्डर लाइन है वो कौन सी है? 19 जुलाई 1948। लेकिन जो लोग भारत से पाकिस्तान को गए उनके बारे में अगर नागरिकता संबंधित कोई प्रावधान है तो वो अनुच्छेद 7 में है। यानी पहले अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से जो लोग आए और अनुच्छेद 7 में जो भारत से पाकिस्तान को गए उनकी नागरिकता क्या है? अनुच्छेद 7 के तहत किस तिथि के पश्चात भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा? तो 1 मार्च 1947 को। सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रव्रजन शब्द की व्याख्या की थी? तो सन्नोबाई बनाम मंगल सेन के केस में सबसे पहले प्रव्रजन शब्द की व्याख्या की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत में जन्मे परंतु विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को कुछ शर्तों के अधीन नागरिकता के अधिकार देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 8 में है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 9 के तहत है। संविधान लागू होने के पश्चात किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित किए जाने के मामले में विनियमित करने वाला कानून कौन सा है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। याद रखिएगा, एक यूपी ट्रिपल एससी के एक पेपर में मैंने इसको रिसर्च करते समय देखा था कि ये प्रश्न पूछा था कि भारतीय नागरिकता अधिनियम किससे संबंधित है? तो 1955-56 और ये था। तो इन बातों को विशेष तौर पे ध्यान दें। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो ये 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। जन्म से कोई भारतीय नागरिक हो सकता है, आव्रजन या वंश परंपरा से कोई नागरिक हो सकता है, रजिस्ट्रीकरण से भारतीय नागरिक, देशीकरण से भारतीय नागरिक और भूमि के अर्जन द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता का अधिकार भारतीय संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन होगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये अनुच्छेद 10 में। यानी नागरिकता देने का अधिकार संसद को है। ये अनुच्छेद 10 में इस बात की व्यवस्था की गई है। संसद को नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति एवं तद संबंधित अन्य विषयों के संबंध में विधि निर्मात्री शक्ति का किस में दिया गया है? अनुच्छेद 11 के तहत दिया गया है। भारतीय अधिनियम 1955 में वर्ष 1986 ईस्वी में किए गए संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए उपबंध में क्या प्रावधान किया गया है? व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य बना दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नागरिक कानून संशोधन 1992 द्वारा नागरिकता अधिनियम में जोड़ा गया उपबंध क्या है? भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे वंश परंपरा से भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, नागरिकता कानून संशोधन 1992 के पूर्व भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चों के भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में क्या आवश्यक है? तो उनके माता पिता का भारतीय
नागरिक होना आवश्यक है। भारत सरकार किन व्यक्तियों के लिए देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की स्थिति में आवश्यक शर्तों में छूट दे सकती है या उन्हें लागू नहीं करेगी? विज्ञान, कला, दर्शन, साहित्य, विश्व शांति और मानवीय प्रगति हेतु विशिष्ट सेवा करने वाले व्यक्तियों के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्षेत्र में नया भूभाग सम्मिलित किए जाने पर कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे? वे व्यक्ति जो भारत सरकार की विज्ञप्ति में एतदर्थ उल्लेखित होंगे। कितने प्रकार से भारतीय नागरिकताओं का अंत हो सकता है? तो 3 प्रकार से। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पे, नागरिकता त्यागने पर, सरकार द्वारा वंचित किए जाने पर। और कितने द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो 5 प्रकार के द्वारा, और त्याग 3 प्रकार। करा कि किन आधार पर भारतीय सरकार किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है? भारत से निरंतर 7 वर्षों तक बाहर रहने पर, भारतीय महिला द्वारा किसी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, भारतीय संविधान की निष्ठा के प्रति विष्ठा प्रदर्शित न करने पर, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, तथा पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर आपकी नागरिकता हट सकती है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत अधोलिखित भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह होंगे। कौन कौन से? एक वयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक हो, तो वो क्या है? कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होगा। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की मूल भारतीय फिर से इसको देख लेते हैं। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी हो, तब भी उसको कार्ड धारक नागरिक। और तीसरा है कि एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है, किंतु पितामह या पितामही, मातामह या मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी भी समय भारत का नागरिक था। अगला है, एक व्यक्ति एक वयस्क बच्चा कुछ शर्तों के साथ। एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों के साथ। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भारत किन समुदाय को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा? डेडलाइन क्या दी गई है? 31 दिसंबर 2014। और किस नागरिकता संशोधन के तहत? 2019 के तहत 6 लोगों को अवैध नहीं माना जाएगा। कौन कौन से समुदाय हैं ये? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत में कब प्रवर्तन में आएगा? तो ये 10 जनवरी 2020 से प्रवर्तन में आ गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी एजेंसी ने मार्च 2020 में भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHCR ने सर्वोच्च न्यायालय में एक रीट दाखिल की है। आज दूसरे पार्ट में हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगले पार्ट में हम लोग मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP और मौलिक कर्तव्य का अध्ययन करेंगे। ये जो अगले टॉपिक हैं वो आपस में एक दूसरे से कोरिलेट हैं, इसलिए उसको एक नए भाग में उसको अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस पूरी श्रृंखला में आप लोग प्रश्नों का बार बार रिवीजन करते रहें। निश्चित तौर पर आपके परीक्षा में इन प्रश्नों की प्रासंगिकता बहुत ही ज़्यादा है आने की, और इसमें कई परीक्षाओं में आए प्रश्नों का समायोजन तो है ही है, इसके साथ ही साथ कुछ संभावित प्रश्नों का भी इसमें संकलन किया गया है। इसलिए बहुत अच्छे प्रश्नों का संकलन है। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बराबर कई बार वीडियो चला के और इसको रिवीजन कर लें। पूरे अच्छे से पूरे टॉपिक का एक्सप्लेन किया गया, उसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ, नए भाग के साथ। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो है समय से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें जिससे एक मनोबल बढ़ता है इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए, और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। बहुत